हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए हैं और चैप्टर नंबर 2 में आज का 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बेसिक तरीके से पढ़ेंगे सभी लोग। जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास बहुत मस्ती के साथ। तो चलिए, तो बेटा हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था पुष्पों में जो पार्ट होते हैं। पुष्प एक पिछली क्लास में, पहले थोड़ा सा बता देता हूँ पुष्प क्या है। मन में अगर ये क्वेश्चन आए तो पुष्प पौधे का लैंगिक अंग होता है, क्योंकि भाई हम स्टार्ट से कह रहे हैं मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक। तो पुष्प हमारा जो पौधा है उसका लैंगिक अंग होता है, क्योंकि अगर जिस पुष्पीय पौधे में पुष्प नहीं होगा तो वो जनन कैसे करेगा। सिंपल सी बात है। अबे भाई पुष्प आएगा तभी तो बीज और फल बनाएगा, कि ऐसे तो आएगा नहीं, प्रकट तो होगा नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। तो पुष्प लैंगिक अंग होता है। दूसरी बात, पुष्प से बीज का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। तो बीज के द्वारा एक नया पौधा बनता है। बीज एक भ्रूण होता है। ये कहानी सुनना है। तो एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है लघु बीजाणु जनन, और एक बहुत प्यारा सा डायग्राम यहाँ पे पूछा जाता है परिपक्व और अपरिपक्व का, पराग कोश का अनुप्रस्थ काट का चित्र। तो 2 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन देखिए, मैं टॉपिक पहले लिख देता हूँ, देखना। दोनों तरीके से मैं डिफिनीशन हेडिंग लिखूंगा भी, समझाऊंगा भी, डायग्राम के माध्यम से, दोनों माध्यम से। तो यहाँ पे हम कहेंगे, एक क्वेश्चन आता है लघु बीजाणु जनन। यह एक प्रोसेस होता है बेटा, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। अब भैया अभी मैंने कल बताया था कि इसमें क्या क्या होता है। लघु बीजाणु जनन, या हम इसको कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। एक पॉइंट बताओ, लघु बीजाणु जनन किस में होता है? तो पराग कोश में होता है। लघु बीजाणु जनन के प्रोसेस में क्या बनता है? पराग कण बनता है। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल। तो बेटा देखिए, मैं पहले लघु बीजाणु जनन 1 नंबर का पूछा जाता है तो क्या लिखना है। अगर 1 नंबर पूछा जाए क्या लिखना, 3 नंबर का पूछा जाए क्या लिखना, 5 नंबर का पूछा जाए तो क्या लिखना है। 3 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अगर 1 नंबर का पूछा जाता है तो लघु बीजाणु जनन की सिर्फ परिभाषा, डिफिनीशन लिखना होता है। कैसे लिखेंगे देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे जब पराग कोश, पराग कोश में होता है ये प्रोसेस, ठीक है। पराग कोश के पराग धानी के मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित को बोलते हैं बेटा हैप्लॉइड, ठीक है, या इसे एन नंबर बोलते हैं, एन अगुणित कोशिका बनाती है अर्थात 4 पराग कण का निर्माण होता है। तो इस दशा
को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कितना सिंपल है बेटा, है ना? क्यों भैया, कितना सिंपल है। अगर 1 नंबर का पूछा जाता है तो सिर्फ इतना लिखना है बेटा। पराग कोश के परागधानी होती है, ठीक है। परागधानी की मातृ कोश का अर्धसूत्री करती 4 हैप्लॉइड सेल बनाती है। उसी 4 हैप्लॉइड कोशिका को हम परागकण कहते हैं। तो इस दशा को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अगर 1 नंबर का पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ इतना सा परिभाषा लिखना है। अगर लॉन्ग कर रहा है तो परिभाषा के साथ साथ और सारी बात लिखना है। जैसे अगर लॉन्ग कर रहा है तो यहाँ पे ये एक तो परिभाषा आपको लिखना है, ये मस्ट है। इसके बाद कहानी क्या लिखना है, कहानी कैसे लिखना है, पूरी कहानी देखो, पैराग्राफ चेंज करेंगे फिर से लिखेंगे। यहाँ से मैं अलग कर दिया, कैसे देखो, यहाँ पे अगर 3 नंबर का पूछा जाता है तो फिर से कहानी बदलेंगे और फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, इनकी कहानी फिर से बदल देंगे। तो हम कहेंगे देखो, एक लेंगे पराग कोश के अनुप्रस्थ काट को देखने पर देखो, देखने पर क्या दिखाई देता है, सुनो। देखने पर अंडे के आकार की संरचना दिखाई देती है। देखो लिखते जाते हैं फटाफट। संरचना दिखाई देती है जिसके ऊपरी एपिडर्मिस कोशिका होती है। एपिडर्मिस परत लिख सकते हैं, कोशिका होती है। अंदर विभोज ऊतक होती है। पॉइंट यहाँ पे देखना, इतना पॉइंट लिखना, ठीक है। इसके बाद मैं आगे रफ करता हूँ ऊपर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे आप लोग। इसके बाद क्या लिखना है, इसके ऊपर फिर मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक कहानी आ गई, फिर बहुत सिंपल सा है, अंदर विभोज ऊतक है। फिर कहते हैं इसी के आगे, फिर विभोज ऊतक में 4 कोनों पर कुछ सेल, कुछ कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इसे प्राप्रसु कोशिका कहते हैं। बहुत देखना, आर्चीस्पोरियल से या प्राप्रसु कोशिका कहते हैं। अब फिर अगला पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे, प्राप्रसु कोशिका में, प्राप्रसु कोशिका में, लिख भी रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। प्राप्रसु कोशिका में विभाजन होता है। इस प्रकार 2 सेल, 2 कोशिका बनाती है। अभी डायग्राम से भी समझा रहा हूं। पहली कोशिका को हम लोग कहते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। देखो ना बेटा, प्राथमिक भित्ति कोशिका या पेरिएंटल, प्राइमरी, पेरिएंटल, ठीक है, पेरिएंटल
सेल या दूसरे सेल को हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन कोशिका। ओके, या इसे हम लोग कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनस सेल। दो सेल बनती है। दो सेल में देखिए ये प्राथमिक भित्ति कोशिका बढ़ती है, जो प्राथमिक भित्ति कोशिका बढ़ती है और 3-4 लेयर बनाती है। बहुत सिंपल सी बात देखना, ठीक है। अब आगे लिखते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका से, यहाँ पे देखना प्राथमिक भित्ति कोशिका से 1 से 3 परत बनती है, जो बच्चों ठीक है, जो क्या बनाती है, हाइपोडर्मल सेल कामा मिडिल लेयर कामा टैपिटम, ठीक है, ये लेयर बनाती है। ध्यान से सुनना, ठीक है। टैपिटम लेयर बनाती, ये लेयर बना ली। फिर देखो अब ये पहली बार बटेगी, 3 लेयर बनाएगी, हाइपोडर्मल, मिडिल लेयर और टैपिटम लेयर। लघु बीजाणु जनन अभी नहीं बढ़ती है, बाद में बटेगी। अब क्या होता है, लघु बीजाणु जनन कोशिका क्या करती है, अर्धसूत्री करती है और 4 हैप्लॉइड सेल बनाती है। फिर कहता है, फिर लघु बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 अगुणित कोशिका बनाती है। देखो बच्चों, अगर इतना आप लिख लिए तो हम डायग्राम भी बनाएंगे। देखो इतना लिखना बहुत ईजी है, ये मैं पहले इसलिए लिख दिया कि आपको ये बात समझ में आए। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। अब मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए डायग्राम से कैसे समझेंगे, एकदम जो लिखा है ना उसी तरह डायग्राम हम लोग बनाते चलेंगे और इसको लिख भी देंगे, तो ऐसे 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। देखो अब कहानी चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमने बेटा एक बार बताया कि ये जो है ये क्या है भाई, ये है परागकोश, ठीक है। परागकोश बोलते हैं या तो एंथर बोलते हैं ना, एंथर है या परागकोश है। परागकोश ये हुआ भाई, परागकोश ये हुआ, एंथर है। ये 2 लूप में होता है, ठीक है। कितने लूप में होता है, 2 लूप में होता है, ठीक है। 2 पाली है, इस तरह इसके प्रत्येक कितने पाली हो जाएंगे, 4 ऐसे होंगे। इसलिए इसमें कहता है कि कितने लघु बीजाणु धानियां होते हैं, 4 लघु बीजाणु धानी। देखिए मालवेसी में 1 पाली होती है, नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मालवेसी कुल के पौधे हैं ना, कुल के पौधों में 1 पाली होता है, 1 पाली होता है, ठीक है। 1 पाली तो 2 चैम्बर हो गए, 2 कोष्ठ होगा बेटा। 2 कोष्ठ का मतलब 2 परागधानी होगी, 2 लघु बीजाणु धानी होगी। समझ रहे हैं, किसमें, यहाँ पर, इसमें मालवेसी में, ठीक है। इतना पॉइंट। इसमें कितनी होती, 4 होती है, 4 चैम्बर है, 4 लघु बीजाणु धानी होगी, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको अनुप्रस्थ काट करता हूं तो ये मुझे अंडे की आकृति का दिखाई देगा, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे सेल होगी, ऐसे ये वाली ऊपर
और ऊपर की ओर ऐसे सेल होगी और इसी सेल को मैंने एक नाम दिया एपिडर्मिस। अभी मैं लिख दिया था पूरा एपिडर्मिस, यानी बाह्य त्वचा होगी। अब देखो इसके अंदर भी सेल होगी, है ना बेटा। इसके अंदर जो सेल होगी, इस सेल को हम लोग बोलेंगे बेटा, ये जो इसके अंदर सेल है, इसके अंदर जो सेल है, ध्यान से सुनना है, इसके जो अंदर सेल होता है ना, ये विभोज ऊतक वाली होती है। कौन सी? विभोज ऊतक। ये हमेशा बटती रहती है और इसी अंदर वाली सेल को हाइपोडर्मल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल। ठीक है। अब क्या करती है, अब कुछ दिनों के बाद ये अब बदलने लगती है। कैसे बदलती है? तो कहता है कि देखो ये अंडे की आकृति को तो 4 कोनों पर कुछ सेल आकार में बड़ी हो जाती है। इन 4 कोनों में, इसी में आकार में कुछ सेल 4 कोनों में बड़ी हो जाती है। जब ये बड़ी हुई सेल है ना, इसी सेल को हम कहते हैं प्राप्राशु कोशिका। प्राप्राशु कोशिका को क्या बोलते हैं बेटा? आर्चीस्पोरियल सेल। ठीक है, स्पोरियल सेल, आर्चीस्पोरियल सेल के नाम से जानते हैं। प्राप्राशु कोशिका में विभाजन चालू होता है। जैसे ही डिवीजन इसने डिवीजन किया बेटा, तो 2 सेल बनाई, 2 सेल बना दी। ये 4 कोनों में 2 सेल बनाई, ऐसे 2 सेल बन गई। ठीक है, 2 सेल बनाई। तो पहली वाली सेल को हम पहली वाली सेल को प्राथमिक भित्ति कोशिका बोलते हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिका। ठीक है, या प्राइमरी पेरिएंटल सेल। दूसरे वाली सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका, या इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनस सेल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अब देखो कहते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका जो बाहर वाली है ना, इसमें डिवीजन होगा, टी टू 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 ऐसे इसके ऊपर कई लेयर बना लेगी। सिंपल देख भाई, ये जो सेल है ना ऊपर वाली, ये डिवीजन करेगी और लेयर ऐसे बनाती चले जाएगी। तो कहते हैं देखो कई परत बना लेती है, यानी प्राथमिक भित्ति कोशिका में विभाजन चालू होता है और ये बेचारी लघु बीजाणु जनन कोशिका पहले ठहरी रहती है, वो नहीं बटती है। पहले ये चालू होगी बटना और लेयर बना लेगी। तो मैंने कहा चलो भाई लेयर बना दे। ऐसे ये लेयर बनाना स्टार्ट कर देती है। कौन वाली? प्राथमिक भित्ति कोशिका। तो 1 से 3 लेयर ऐसे ये बना करके ऐसे तैयार कर लेती है। ठीक है। तो अब ये कहता है कि 1 से 3 लेयर ऐसे ये तैयार कर ली, बिल्कुल तैयार हो गई सर। अब ये कहता कि 1 से 3 लेयर तैयार कर ली, तब तक ये 4 कोनों पर ऐसे बैठी रही, 4 कोनों पे ये बैठी रही, तब तक ये 4 कोनों में ऐसे बैठी रहेगी। तो ऊपर वाली तो हमेशा एपिडर्मिस होगा, है ना, एपिडर्मिस कहेंगे। फिर उसके नीचे जो सेल होगी इसे इंडोथीसियम बोलेंगे, इंडोथीसियम। ठीक है बेटा, इंडोथीसियम होगी। फिर उसके अंदर वाली जो होगी इंडोथीसियम हो गई। फिर इसमें जो आई, इसमें जो चारों तरफ ऐसे घूम रही है, इसके चारों तरफ जो घूम रही है, ये और ये हो गई आपकी मिडिल लेयर। क्या? मिडिल लेयर आई। और ये इसके अंदर जो सेल है, ये तो मिडिल लेयर है, और ये इसके अंदर सेल जो है वो आई टैपिटम। तो ऐसे ये लेयर बन गई। अब इन लेयर के अंदर जो सेल है, जो इसको मैं ब्लैक कर दिया, ये जो सेल है, ठीक है, इसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन कोशिका। ये क्या है? लघु बीजाणु जनन कोशिका, है ना बेटा, लघु बीजाणु जनन कोशिका। और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पे बीच पे कनेक्टिव टिश्यू संवाहन बंडल होता है। तो इतनी सी बात आपको याद करना है। देखो अब आगे जब हम लोग चलें, आगे जैसे ही चलते हैं तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा? तो कहता है कि देख भाई ऐसा होता है ना
इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, परिपक्व और अपरिपक्व में। तो इसमें देखिए पहले एपिडर्मिस, फिर दूसरा आएगा एंडोथीसियम, ऐसी परत बनेगी, ठीक है, ऐसे ये परत एंडोथीसियम के बन गई। और ये जो परत बनी यहाँ पे जो ये है और ये अब ये 4 लघु बीजाणु धानी बना ली, चार कोनों पे है, बीच में कनेक्टिव टिश्यू हो गया, 4 लघु बीजाणु धानी बना ली। यही डायग्राम आपसे पूछता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसे रंध्र बोलते हैं या रंध्रक बोलते हैं, रंध्रक, ठीक है। ये एपिडर्मिस है, ये है एंडोथीसियम होती है, ठीक है, और ये है मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर, और इसके अंदर और एक लेयर होती है जिसे हम लोग टैपिटम बोलते हैं। तो इसको EMT भी कह सकते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, ऐसे। इसके अंदर ये जो सेल है ना, ये जो सेल है ना बेटा, इसके अंदर ये लघु बीजाणुधानी अब मात्र कोशिका की तरह बिहेव करती है और ये अर्धसूत्री करती है। क्या करती है यहाँ पे? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करती है। अर्धसूत्री करके यहीं पर ये क्या बना लेती? 4 हैप्लॉइड नंबर सेल बनाती। तो जब 4 हैप्लॉइड नंबर सेल बनाती ना, तो क्या होता है कि ये खत्म हो जाता है। अब यहीं पर ये ऐसे परिपक्व वाले में क्या होता है, ये रंध्र टूट जाता है, ये हट जाता है, यानी 2 लेयर यहाँ पे खत्म हो जाती है, न्यूट्रिशन देती है, और ये ऐसे बन जाता है। ये परिपक्व वाले में ऐसे कुछ बनता है और इसके ये पार्ट ऐसे ये जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे ये बन जाते हैं स्पोर, अर्थात इसे हम कहते हैं माइक्रो स्पोर। तो माइक्रो स्पोर है यानी पराग कण, ये बन जाएगा पराग कण, पॉलन ग्रेन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन बन गया। जब पॉलन ग्रेन बना, अब यहाँ पे 2 लेयर खत्म हो गई। कौन सी लेयर? जो हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पे मिडिल लेयर और टैपिटम, 2 लेयर यहाँ पे खत्म हो गई और इसको न्यूट्रिशन दी थी। जब मातृ कोशिका यानी किसमें, जब लघु बीजाणु जनन मातृ कोशिका की तरह बिहेव की थी और अर्धसूत्री की थी, तब उन 2 लेयर यानी मिडिल लेयर और टैपिटम जो होती है, ये इसको पोषण देने का काम करती थी। तो यहाँ पे याद रखेंगे, आप देखो यहीं पे 2 लेयर बची है, कौन सी? एपिडर्मिस और एंडोथीसियम बची रहेगी और दोनों नष्ट होकर के इसको पोषण देगी। फिर परागकण यहाँ से बाहर निकल जाएगा। परागकण हैप्लॉइड होता है। परागकण को मेल गैमीटोफाइट भी कहते हैं, नर युग्मोद्भिद कहते हैं। तो 2 डायग्राम पूछता है, एक परिपक्व वाला बेटा, एक जो है अपरिपक्व। 2 डायग्राम पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाई। एक तो ये ऐसे होगा और दूसरा परिपक्व वाला होगा। 2 डायग्राम पूछता है और ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। 2 क्वेश्चन बनेगा, एक तो चित्र बनाएगा और दूसरा पूछेगा। तो जो लिखा है उसको लिख करके ये पूरा डायग्राम अगर यहाँ से यहाँ तक बना रहे हैं तब 5 नंबर का होगा। भैया पहले आपको परिभाषा लिखना है, फिर पूरे प्रोसेस को लिखना है, फिर इस डायग्राम को बना देना है, तब आपका कंप्लीट होगा टोटल 5 नंबर का। ठीक है, तो लव यू बेटा सभी को, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और फिर क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करेंगे। लव यू।